नमस्कार दोस्तों, लेक्चर नंबर 34 है इंडियन नेशनल मूवमेंट का। आज हम पढ़ेंगे साइमन कमीशन के बारे में। इसके पहले वाला वीडियो 1923 में जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था ना, स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, वो आपने पढ़ा है। अच्छे से पढ़ाया मैंने, आपको समझ में आ गया। स्वराज पार्टी 1923 में गठित हुई थी। किसके द्वारा? हमारे देश बंधु चित्तरंजन दास के द्वारा और मोतीलाल नेहरू के द्वारा गठित हो गई थी। उन्होंने क्या किया, सब पढ़ा दिया। अब उसके बाद समय गुजरता है और 1927 में साइमन कमीशन आयोग का गठन हो जाता है। नवंबर 1927 में गठित होती है ये साइमन कमीशन आयोग। जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे और 7 सदस्य इस टीम में थे। कुल 7 सदस्य थे जॉन साइमन को इंक्लूड करके, और ये सातों के सातों सदस्य अंग्रेज थे। इसी कारण से हम इसका विरोध कर रहे थे। तो साइमन कमीशन आयोग का गठन हुआ क्यों था, ये अपने दिमाग में पहले क्लियर रखिए। आपको याद आ जाना चाहिए कि भैया 1919 का जो एक्ट आया था, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते थे, इसमें प्रावधान कर रखा था भैया लास्ट में कि 10 साल के बाद इस अधिनियम की समीक्षा की जाएगी और इसमें क्या सुधार करने हैं और कितना अधिकार इंडियंस को देना है, वो निर्णय कौन करेगा? एक आयोग गठित करने के बाद वो फैसला करेगी और उसी आधार पर एक नया कानून बनाएगी ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ये होना था, या तो 1929 को ये आयोग का गठन कर देते, या 1930 को कर देते, या 1931 को कर देते। 1919 को इसलिए कर देते, 1929 को इसलिए कर देते क्योंकि 1919 में ये कानून पास हुआ था, तो 10 साल बाद 1929 हो गया, तब समीक्षा के लिए आयोग का गठन इनको कर देना चाहिए था। या 1930-31 इसलिए करते क्योंकि 1919 में जो भी कानून बनाए गए थे वो लागू होते होते 1920-1921 तक पहुंच गए थे। तो उस हिसाब से 10 साल जोड़ा जाए तो 1930-31 होता है। लेकिन आयोग का गठन ना 1929 में किया गया, ना 1930, ना 1931। 2 साल पहले ही 1927 में कर दिया गया। तो ये कारण दिमाग में आपके आना चाहिए। चुनाव होने वाले थे अभी जल्द ही, 1-1.5 साल के अंदर चुनाव होने वाले थे। और वहाँ की पार्टी जो थी ना, वहाँ पर उस समय सत्ता में जो पार्टी थी, कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी। लेकिन माहौल ऐसा बन रहा था कि लेबर पार्टी के आने की पूरी उम्मीद थी। हवा ऐसी चल रही थी, लहर ऐसी चल रही थी कि लेबर पार्टी अब आ ही जाएगी। तो कंजर्वेटिव पार्टी ने इस आयोग का फ़ायदा अपने लिए उठाने के लिए सोचा कि भैया मेरी ही सत्ता में आयोग का गठन हो जाएगा और इस आयोग की रिपोर्ट मेरी ही सत्ता में आ जाएगा और हम अपने हिसाब से कानून बनवा देंगे। और इनको ये डर था ना कि कंजर्वेटिव पार्टी को, कि लेबर पार्टी के जो संबंध है ना कांग्रेस से, बहुत अच्छे संबंध हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये इंडियन को बहुत ज़्यादा रियायत दे दें, बहुत ज़्यादा कुछ अधिकार दे दें। और दूसरा, ये कंजर्वेटिव को ये खाया जा रहा था दिमाग में कि इस पार्टी का, इस आयोग का गठन करने के बाद जो भी फ़ायदे हों, हमें इलेक्शन में फ़ायदे मिल जाएं। तो इस सब के कारण इन्होंने 1927 में ही इस आयोग का गठन कर दिया। अब इसमें टोटल 7 सदस्य थे, तो समझ लीजिए कहाँ कहाँ से थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट में 2 सदन है ना, एक तो हाउस ऑफ कॉमन है, उसमें से 5 सदस्यों को चुना गया था, और 2 सदस्य हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो उच्च सदन है, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है, 2 सदस्य वहाँ से चुने गए थे। और ये हाउस ऑफ कॉमन के 5 सदस्य थे ना, ये भी अलग अलग पार्टियों से थे। जो जॉन साइमन थे, जो अध्यक्ष थे ना, वो लिबरल पार्टी के थे। और लेबर पार्टी से ये इटली, ये तस्वीर याद रख लीजिएगा, जब देश हमारा आज़ाद होने वाला होगा तो उस समय यही पार्टी, लेबर पार्टी के यही इटली जो है, क्लीमेंट इटली, ये प्रधानमंत्री होंगे ब्रिटेन के। जब हमारा देश आज़ाद होगा 1947 में, उस समय ब्रिटिश सरकार के प्रधानमंत्री कौन होंगे? ये क्लीमेंट इटली ही, जो अभी सदस्य के रूप में आए हुए हैं। ठीक, तो लेबर पार्टी के 2 सदस्य थे और कंजर्वेटिव पार्टी के 2 सदस्य, जो सत्ता में पार्टी थी, उनके भी 2 सदस्य थे। तो ये टोटल 5 सदस्य। नाम आपको बस इन्हीं का याद रखना है, जॉन साइमन का, और क्लीमेंट इटली का नाम याद रख सकते हैं तो कर लीजिए। ठीक, मेंस में जब भी क्वेश्चन आएगा तो इटली के बारे में कुछ लिखना, कंटेंट आपको यूज़ करना पड़ेगा, तो आप कर सकते हैं। अब उसके बाद हाउस ऑफ लॉर्ड के 2 सदस्य थे। ठीक, तो ये टोटल 7 सदस्य थे। इसी कारण से तो हम विरोध कर रहे थे। जब नवंबर 1927 में गठन हो गया और इन्होंने भारत में आए और भारत की यात्रा की। 1928 से लेकर 1929 के बीच में आयोग ने भारत के अलग अलग क्षेत्रों की यात्रा की। ये भारत में 2 बार आए। एक बार फरवरी 1928 में आए तो मार्च 1928 तक रहे और भारत की यात्रा की।
और दूसरे शिफ्ट में आए, अक्टूबर 1928 में आए, अप्रैल 1929 तक रहे और इन्होंने भारत की पूरी यात्रा की। जब भी इन्होंने भारत की यात्रा की, इतना विरोध भारतीयों ने किया, हर अलग अलग जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ विरोध इनका हुआ। और फाइनली इन्होंने रिपोर्ट अपनी मई 1930 में दी। इस रिपोर्ट के ऊपर चर्चा करने के लिए इंग्लैंड में, लंदन में गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए थे। 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए थे। भारत की सभी पार्टियों को निमंत्रण दिया गया था, लेकिन कांग्रेस ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था, वो गांधी जी गए थे। इसके अलावा पहले तीसरे में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो इन 3 गोलमेज सम्मेलनों के ऊपर इस रिपोर्ट पर चर्चा होती है, साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा होती है, और उस रिपोर्ट को भेजा जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और ब्रिटिश पार्लियामेंट उस पर ध्यान देकर 1935 का कानून पास करके ले आती है। तो कानून पास होगा, फाइनल लक्ष्य क्या है, 1935 का कानून लाना है। उसी के लिए सब आयोग गठित किया जा रहा है। ठीक समझ में आ गया। अब इस बीच नेहरू रिपोर्ट सब आएंगी, जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगे वो सब आएगा, वो स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। अभी फ़िलहाल दिमाग में आपके ये होना चाहिए कि साइमन आयोग का गठन हो चुका है, वो भारत में एंटर करने वाला है। तो फ़िलहाल गठन का कारण तो मैंने बता दिया है, गठन क्यों किया गया था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि 1919 में ये प्रावधान किया गया था कि 10 वर्ष पश्चात रॉयल कमीशन का गठन किया जाएगा। ठीक, समीक्षा और सुधार की दृष्टि से ये सब बता दिया। और ब्रिटेन में चुनाव आने वाले थे, लेबर पार्टी का गठन होने की संभावना थी वहाँ पर, इसलिए कंजर्वेटिव पार्टी ने 2 साल पहले ही इसका जो है कमीशन को गठित कर दिया। और सांप्रदायिक वातावरण का तनाव था भारत में, पूरा सांप्रदायिक की भावना थी, हिंदू मुस्लिम सब अलग ही थे एक तरीके से। इसी वातावरण में वो सोच रहे थे कि हम अपनी मनचाही रिपोर्ट तैयार करके कानून पास कर देंगे। ठीक, अब आयोग एंटर करने वाला है। आयोग फरवरी 1928 में भारत में आता है, सबसे पहले बम्बई पहुंचता है। बम्बई में एंटर करता है, इतना विरोध हुआ। इसके अलावा जहाँ जहाँ गया वहाँ वहाँ हमने विरोध किया। साइमन गो बैक के नारे लगाए, काले झंडे उनको दिखाए हमने। भारत की अगर बात करें, कुछ पार्टियों को अगर छोड़ दिया जाए ना, बाकी सभी दलों ने आयोग का विरोध किया था। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि किन किन पार्टियों ने सपोर्ट किया था, विरोध नहीं किया था साइमन कमीशन का। तो समर्थन में कौन से उतरे थे? पंजाब की एक पार्टी थी जिसे यूनियनिस्ट पार्टी कहा जाता है, मद्रास की एक जस्टिस पार्टी थी, और मुस्लिम लीग 2 धड़ों में बट गई थी। एक शफी गुट था और एक मोहम्मद जिन्ना के नेतृत्व में जिन्ना गुट था। तो जो शफी गुट था वो मुस्लिम लीग का सपोर्ट जो शफी गुट के मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे वो साइमन आयोग का सपोर्ट कर रहे थे। मैं अभी बताऊंगा कि शफी गुट और जिन्ना गुट बटा क्यों, ये बताऊंगा मैं अभी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन था, इन्होंने भी सपोर्ट किया किसका? साइमन आयोग का। विरोध में तो बहुत सारे थे, जैसे कांग्रेस ही देख लीजिए, मेन विरोध में खड़ी हुई है, हिंदू महासभा विरोध में खड़ी है, लिबरल पार्टी विरोध में खड़ी है, मुस्लिम लीग का जो जिन्ना ग्रुप था वो भी विरोध में खड़ा हुआ है। ठीक, अब ये नवंबर 1927 में जब साइमन आयोग का गठन हुआ, अभी आया नहीं, आया तो फरवरी 1928 में, तो 1927 में दिसंबर में आपको पता ही है कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला है। तो ये कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ होता है, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मद्रास में अधिवेशन होता है, अध्यक्षता M.A. अंसारी के द्वारा होती है। ठीक है, मुख्तार अहमद अंसारी के द्वारा, M.A. अंसारी के द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता होती है। यहाँ प्रस्ताव पारित किया गया कि इस आयोग का हम बहिष्कार करेंगे, और यहीं पर ये कहा गया कि बहिष्कार करने का जो तरीका होगा, हम हड़तालें करेंगे और विरोध करेंगे, साइमन गो बैक के नारे लगाएंगे, काले झंडे दिखाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ। वैसा ही कांग्रेस ने किया, हर जगह जहाँ जहाँ गए वो लोग साइमन आयोग, वहाँ वहाँ इन्होंने विरोध किया। अब दिमाग में आपके एक प्रश्न आ रहा होगा, उसको मैं सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ कि शफी गुट और मुस्लिम लीग का जिन्ना गुट क्यों बटा था। ये किताबों में आपको बहुत कम मिलेगा, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये वो सिचुएशन की बात है जब ना ही किसी साइमन आयोग का गठन हुआ, ना कोई चर्चा हो रही है। साइमन आयोग का गठन तो नवंबर 1927 में हुआ, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ मार्च 1927 की। मुस्लिम लीग का दिल्ली प्रस्ताव, मुस्लिम लीग का दिल्ली में एक मीटिंग बुलाई जाती है, क्योंकि आपको पता है कि 1919 के में प्रावधान किया हुआ था ना कि 10 सालों के लिए हमें
10 सालों के बाद कुछ अच्छा प्रावधान किया जाएगा, कुछ 1919 वाले एक्ट में संशोधन किया जाएगा और ये सब होगा, तो एक नया कानून बनाया जाएगा, ये सबको पता था। ऐसे ही मुस्लिम लीग को भी पता था कि इन्होंने पहले ही फ्यूचर प्लानिंग कर रखी थी कि भैया अगर फ्यूचर में ऐसा कोई कानून बनकर आता है तो उसमें हमारी भी मांगें हों। तो ये इन्होंने अपने स्टेज से घोषणा की कि भैया हमारी ये मांगें हैं, इसको भी आने वाले कानूनों में इंक्लूड किया जाए। तो मुस्लिम हितों के लिए इन्होंने निम्न प्रस्ताव रखे। क्या प्रस्ताव रखे? देखिए, जिन्ना जी ने प्रस्ताव रखा कि पृथक निर्वाचन के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन। मतलब ये कह रहे थे कि भैया ठीक है, जब पूरे भारत को ही पृथक निर्वाचक मंडल जो हमारे लिए गठित किया गया उससे अगर प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं, तो संयुक्त निर्वाचन ले आइए, मतलब नॉर्मल सिचुएशन ले आइए कि कोई भी क्षेत्र जो है मुसलमानों के लिए रिजर्व ना हो, कोई भी वहाँ कैंडिडेट खड़ा हो और सभी वोट देने के अधिकारी हों, जैसे आज की डेट में होता है, वैसा ये ले आए। वैसा जिन्होंने प्रस्ताव रखा। इसी बात को लेकर मुस्लिम लीग 2 भागों में टूट गई, 2 गुटों में टूट गई। एक मोहम्मद शफ़ी की अध्यक्षता में जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे, वो उनका मानना था कि नहीं, हमें पृथक निर्वाचक मंडल ही चाहिए, ये जो मिला हुआ है ना वो कंटिन्यू ही चाहिए, कोई संयुक्त निर्वाचन नहीं चाहिए हमको। और इसके अलावा इस प्रस्ताव में ये भी डिमांड रखी गई थी कि केंद्रीय विधान परिषद में 1/3 आरक्षण होना चाहिए। मतलब केंद्रीय विधान परिषद में जितने भी टोटल सदस्य हों उसमें 1/3 मुस्लिम सदस्य हों, ये डिमांड की गई इस प्रस्ताव में। पंजाब और बंगाल में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण हो। देखिए, ये बहुत बड़ी बात कही जा रही है। मतलब ये इनको पता था कि पंजाब और बंगाल में जो मुस्लिम है मेजॉरिटी में है, तो इनका कहना था अगर मुस्लिम मान लीजिए किसी क्षेत्र में 70% मुस्लिम है तो उस प्रांत में जो प्रांतीय विधान परिषद होगी ना, उसमें भी 70% मुस्लिम कैंडिडेट हों और बाकी 30% अन्य हों। जहाँ माइनॉरिटी में है वहाँ तो आरक्षण मांग ही रहे हैं ये लोग, लेकिन जहाँ मेजॉरिटी में है कह रहे हैं कि सीटें भी वहाँ मेजॉरिटी में ही मुसलमानों को मिलें, जनसंख्या के अनुपात में ही मिले। इसके अलावा सिंध को ये कह रहे थे कि ना, सिंध और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस, इनको प्रांत का दर्जा मिले। जैसे सिंध की बात करूँ तो ये आपका उसमें आ रहा था, जो हमारा बम्बई प्रेसिडेंसी है ना उसी का हिस्सा था, और सिंध में मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा थी। तो मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा होने के कारण डिमांड हो रही थी मुस्लिम लीग के द्वारा कि भैया सिंध को अलग राज्य बना दिया जाए। अलग राज्य बनाया जाएगा, जब भी इलेक्शन होगा वहाँ पे मुस्लिम लीग की सरकार आ जाएगी। क्योंकि ये किसका हिस्सा था? बम्बई प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। तो बम्बई प्रेसिडेंसी को टोटल अगर एक प्रांत के रूप में देखा जाए तो वहाँ पर मुसलमानों की मेजॉरिटी थी नहीं, तो यहाँ उनकी सरकार नहीं बन सकती थी। अगर सिंध अलग हो जाएगा तो वो सिंध में उनकी सरकार बन जाएगी। इस फ़ायदे से अपना वो देख रहे थे। तो ये डिमांड रखी गई थी मार्च 1927 की। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस यहाँ बताने का मेरा ये पर्पस था कि मुस्लिम लीग 2 गुटों में यहाँ बट गया था। ठीक, तो ये तो छोटी सी डिमांड थी। डिमांड मेन आगे आएगी जब वो जिन्ना जी 14 सूत्री मांगे रखेंगे, 14 डिमांड रखेंगे। वो क्यों रखेंगे वो अब कहानी में आगे बता रहा हूँ, वो समझाने के लिए। अभी फ़िलहाल मुस्लिम लीग ने जो ये प्रस्ताव रखा है ना मार्च 1927 में, इस समय ना ही कोई साइमन आयोग का गठन हुआ है। साइमन आयोग का गठन तो नवंबर 1927 में हुआ था। इन्होंने इसलिए रख दिया कि फ्यूचर में अगर कोई कानून बनेगा ऐसा 1919 के एक्ट जैसा, तो हमारी इन मांगों को जरूर रखा जाए। ठीक, और जिन्ना ने ये बात पृथक निर्वाचक मंडल को हटाने की इसलिए सोची थी क्योंकि कांग्रेस इनसे नाराज़ थी। इनको पता था कि कांग्रेस से हम अलग रहेंगे तो हमारी डिमांड नहीं मानी जा सकती, अगर कांग्रेस से समझौता कर लें तो हमारी डिमांड मानी जा सकती है। तो ये इतना ही समझ में आ गया। बस आपको मुस्लिम लीग 2 गुटों में बटा कैसे था ये इसका जवाब मिल गया। अब बात करते हैं पिछली बात की। अब साइमन आयोग का हमने दिसंबर 1927 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें ये निर्णय ले लिया कि हम बहिष्कार करेंगे। ठीक है, अब कहाँ कहाँ बहिष्कार किया? पहले तो वो बम्बई में जब आए वहाँ पर हमने विरोध किया, बम्बई में जब उतरे। कलकत्ता में आए, वहाँ सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में हमने विरोध किया। लखनऊ में आए तो जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत ये यूपी के पहले चीफ मिनिस्टर रहे हुए हैं। गोविंद वल्लभ पंत, जवाहरलाल नेहरू पर भी लाठी चार्ज हुआ, और इतना भयानक गोविंद वल्लभ पंत को लाठी से पीटा गया था कि जब तक ये जिए ना, जिंदगी भर इनकी चोट इनके साथ ही रही। मुख्यमंत्री भी बन गए थे, उसके बाद भी इनकी चोट इनके साथ ही रही।
जब तक इनकी मृत्यु नहीं हुई। लाहौर में भैया बहुत ही भयानक हादसा हुआ। 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन जब लाहौर स्टेशन पर आता है, वहाँ पर विरोध होता है। भगत सिंह की नौजवान सभा और लाला लाजपत राय के नेतृत्व में वहाँ पर विरोध प्रदर्शन होता है। वहाँ पर लाठीचार्ज कर दिया जाता है सैंडर्स के द्वारा। ये मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। सैंडर्स के द्वारा लाठीचार्ज कर दिया जाता है और इतनी गहरी चोट लगती है लाला लाजपत राय जी को कि 17 नवंबर को उनकी मृत्यु हो जाती है, शहीद हो जाते हैं लाला लाजपत राय। और वहीं पे तो 30 अक्टूबर शाम को जब चोट से वो व्याकुल थे, वहीं पे तो लाला लाजपत राय जी ने कहा था कि मेरे सर पे लगी एक एक लाठी अंग्रेज़ों की ताबूत का एक एक कील का काम करेगी। समझा गया। अब जब लाला लाजपत राय शहीद हो जाते हैं तो भगत सिंह जिस पार्टी से जुड़े हुए थे, आपको पता ही है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन या आर्मी, जिसके अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद थे, उन्होंने ये ठान लिया कि लाला लाजपत राय जी का बदला हम लेंगे, लाला लाजपत राय जी के शहीद होने का हम बदला लेंगे। तो सैंडर्स को मार दिया जाता है। ये सब कहानी आपको पता ही है, क्रांतिकारी घटनाओं में पढ़ा है, ठीक है। जब इतना विरोध हम कर रहे थे साइमन आयोग का, तो उस समय जो भारत सचिव था लॉर्ड बर्कनहेड ये है, देख लीजिए, उस समय भारत सचिव था। इसने चैलेंज दिया हम इंडियंस को, भैया हम आपके लिए कुछ करना चाह रहे हैं तो आप करने भी नहीं दे रहे हो। मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि हमारा अगर आप सुझाव नहीं मानना चाहते तो आप सभी पार्टी एक सहमत होकर अपने लिए एक संविधान बना लीजिए। क्या क्या आपके लिए ज़रूरी है सिस्टम, क्या संवैधानिक सुधार होने चाहिए, आप सब निश्चित करके एक रिपोर्ट हमको पेश कीजिए। अगर आप सब उसमें सहमत हो जाएंगे तो हम आपकी वो बातों को मान लेंगे। तो होना क्या था, कांग्रेस ने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनाई और इन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। तो लेकिन ये जो लॉर्ड बर्कनहेड था, इसका मानना सही था, इसने जो चैलेंज दिया था वो पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि भले ही नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत हो गई लेकिन नेहरू रिपोर्ट से बाकी अन्य पार्टी के कई लोग सहमत नहीं थे। जैसे मुख्य तौर पर मुस्लिम लीग ही सहमत नहीं थी, मुस्लिम लीग ने जिन्ना बिल्कुल सहमत नहीं थे नेहरू रिपोर्ट से। तो इसी कारण से वो अलग से अपना संविधान ले आए। उस संविधान में 14 बातें लिखी थी जिन्हें 14 सूत्री मांग कहा जाता है। उस डिमांड को वो अलग से अंग्रेज़ों को पेश करते हैं। तो ना ही ये नेहरू रिपोर्ट मानी गई, ना 14 सूत्री मांगे मानी गई। तो साइमन आयोग की जो रिपोर्ट थी उसी पे चर्चा हुई 3 गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है। जो चैलेंज हमको दिया गया था वो हमने पूरा तो किया, लेकिन हम सर्वसहमत नहीं हो पाए। जो लॉर्ड बर्कनहेड ने कहा था वो सही बात निकली, ठीक। और 27 मई 1930 को आयोग ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी भैया, रिपोर्ट को पब्लिश कर दिया। कौन सी, साइमन आयोग, अभी हम पढ़ रहे हैं। साइमन आयोग ने 27 मई 1930 को आयोग ने अपनी रिपोर्ट को पब्लिश कर दिया। उस रिपोर्ट में क्या सिफारिशें उन्होंने की थी साइमन आयोग ने और उनकी टीम ने, वो हम देख लेते हैं क्या क्या सिफारिशें थी। इसमें पहली डिमांड यही थी कि लोग भड़क गए इसी को देखकर कि डोमिनेंट स्टेटस का दर्जा अभी नहीं, मतलब अधिराज्य का दर्जा अभी नहीं। डोमिनेंट स्टेटस समझ रहे हैं क्या, कि मतलब भारत में जो भी प्रशासन है वो इंडियंस ही संभालेंगे, लेकिन पूरा भारत ब्रिटिश सत्ता के ही अधीन रहेगा, ब्रिटिश साम्राज्य के ही अधीन रहेगा, ब्रिटेन के ही अधीन हम रहकर, लेकिन यहाँ पर जो प्रशासन संभालने का काम हम इंडियन करेंगे। वायसराय भले ही उनका मान लो हो जाएगा, लेकिन बाकी बड़े बड़े अधिकारी सारे जो होंगे वो सारे के सारे इंडियंस होंगे, ठीक। ये डिमांड नहीं मानी गई, शुरू से ही डिमांड करते आ रहे थे। तो साइमन आयोग ने कहा, इनकी रिपोर्ट ने कहा कि अभी डोमिनेंट स्टेटस के लायक भारत नहीं हुआ है और केंद्र में उत्तरदायी सरकार नहीं, राज्य में उत्तरदायी सरकार का गठन होना चाहिए। मतलब उत्तरदायी सरकार मतलब जैसे आज की डेट में आम जनता के द्वारा सरकार के सदस्य चुनकर आए ना, वही बात है। तो इन्होंने कहा कि भैया जो केंद्र है ना, केंद्र की जो आपका एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, कार्यकारी परिषद है, उसमें जो सदस्य हैं वो उनका चुनाव ना हो, वो नॉमिनेटेड ही हों। तो मतलब ये उत्तरदायी सरकार नहीं है। लेकिन राज्य में उत्तरदायी सरकार का गठन किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। राज्यों में
जो सिस्टम है वहाँ पर उत्तरदायी सरकार का गठन किया जा सकता है, वहाँ पे चुनाव करवाए जा सकते हैं, सरकार के सदस्य जो मंत्री हैं वो चुनकर आ सकते हैं। ठीक है। और केंद्रीय विधानमंडल का संघात्मक ढांचे के आधार पर पुनर्गठन होना चाहिए। देखिए बहुत बड़ी बात कह दी थी कि जो केंद्रीय विधानमंडल है ना, ये संघात्मक ढांचे के आधार पर इसका पुनर्गठन होना चाहिए। मतलब वायसराय की एक तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, एक विधानमंडल है ना, एक कानून बनाने वाला सिस्टम है ना, वो संघात्मक ढांचा होना चाहिए, जैसे वहाँ हर जगह से लोगों को चुनकर लाया जा सके, हर क्षेत्र से, ठीक है, हर राज्य से, हर फील्ड से, वो एक संघात्मक ढांचे का आधार होना चाहिए, ये बताया इन्होंने। इसके अलावा पृथक निर्वाचक मंडल जो सिस्टम है वो जारी रहा जाए, लेकिन इसका विस्तार कर दिया जाए, जैसे दलितों को भी अब पृथक निर्वाचक में के दायरे में ला दिया जाए। हालांकि विस्तार तो 1919 में ही हो गया था, ठीक है, लेकिन दलितों को नहीं दिया गया था, और अब और इन्होंने, अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो वाली नीति को एक्सटेंड किया और दलितों को भी पृथक निर्वाचक मंडल के दायरे में ये लाना चाह रहे थे। और इन्होंने कहा मतदान का जो अधिकार है ये बढ़ाया जाए। लोगों को अधिकार जो वोट देने का था बहुत कम था, बहुत कम लोग वोट दे पा रहे थे, कुछ ही लोग जो पढ़े लिखे अमीर लोग थे वही वोट दे पा रहे थे। इसका अधिकार बढ़ाया जाए, इस आयोग ने कहा। और बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए, म्यांमार जो है ये भारत से अलग कर दिया जाए, ये भी इन्होंने रिपोर्ट में कहा था। और इन्होंने कहा था कि इन सब जो भी हमारी सिफारिशें हैं इन पर बात करने के लिए एक गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाए, वहाँ पे डिस्कस किया जाए, और वहाँ पे अगर हो सके तो इंडियन भारत के जो पार्टियां हैं उनके भी सदस्यों को बुलाया जाए और एक स्पेशल रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए और वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में रख कर कानून बना दिया जाए। ये इनकी रिपोर्ट थी, ठीक है। अब जो हमें चैलेंज इन्होंने दिया था लॉर्ड बिरकनहेड ने, तो उस चैलेंज को हमने एक्सेप्ट किया और हमने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की 1928 में। ये अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इस नेहरू रिपोर्ट से खुश नहीं होंगे कौन? जिन्ना। तो जिन्ना जी साहब क्या करेंगे? जिन्ना जी अपनी 14 अलग मांगे ले आएंगे। जिन्ना जी क्या करेंगे? जिन्ना की 14 सूत्री मांगे, जिन्ना जी अलग संविधान ले आएंगे। तो ये पहले गोलमेज सम्मेलन में अपनी 14 सूत्री मांगों को भी रख देते हैं, तो वो आगे हम डिटेल में पढ़ते रहेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगले वीडियो में हम नेहरू रिपोर्ट पढ़ने वाले हैं। इसके क्लास नोट्स आपको श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, वो डाउनलोड कर लीजिएगा, श्री एजुकेशन एप्लीकेशन। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।